आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, जैसे हमने अभी तक 14 महेश्वर सूत्र और उनसे बनने वाले 42 प्रत्याहारों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। छात्रों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा संस्कृत वर्णमाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत हमारे वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। कुछ हमारे स्वर होते हैं, कुछ हमारे व्यंजन होते हैं। तो छात्रों, संस्कृत के अंतर्गत वैदिक और लौकिक दो प्रकार के वर्णों का उच्चारण किया जाता है। संस्कृत वर्णमाला में वैदिक और लौकिक दो तरह के वर्णों का उच्चारण किया जाता है। इसमें छात्रों, सर्वप्रथम लौकिक संस्कृत में केवल वर्णों का उच्चारण ह्रस्व और दीर्घ ही होता है, प्लुत नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। स्वर दो प्रकार की वर्णमाला के अंतर्गत दो प्रकार के स्वर और व्यंजन होते हैं। तो इसमें छात्रों, स्वर भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर। लेकिन छात्रों, जैसा मैंने अभी बताया कि लौकिक संस्कृत के अंतर्गत ह्रस्व और दीर्घ का अब उच्चारण किया जाता है, लेकिन प्लुत ध्वनि को अब प्राय लुप्त ही कर दिया गया है, क्योंकि इसका उच्चारण हमारे किसी भी अध्ययन में अब नहीं किया जाता। तो छात्रों, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत हमारे ह्रस्व स्वर आते हैं ए, ई, उ, ऋ और लिरि। दीर्घ के अंतर्गत हमारे आते हैं आ, ई, उ, ऋ। लेकिन छात्रों, दीर्घ स्वर के अंतर्गत भी हमारे दो प्रकार होते हैं। एक स्वर होते हैं हमारे जो ए, ई, उ, ऋ, चार स्वर दीर्घ। दूसरा हमारे होते हैं मिश्र, जिनको हम मिश्र विकृत या संधेय अक्षर भी कहते हैं। मिश्र और संधेय अक्षर हमारे होते हैं ए, ऐ, ओ, औ। इनको हम मिश्र विकृत या संधेय अक्षर भी कहते हैं। जो हमारे मूल स्वर हैं वो ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, अंग और आह से खाली, हमारे ये स्वर आते हैं। स्वरों को कुछ रूपों में हमने विभक्त किया होता है। जैसे हमारा पहला स्वर होता है मूल स्वर। मूल स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? स्वरों के उच्चारण के स्थान पर यदि हम लगाएं तो हमारे कुछ होते हैं मूल स्वर। मूल स्वरों के अंतर्गत हमारे छोटी ई, आ, ई, उ, ऋ, इनको हम बोलेंगे मूल स्वर। ये हमारे हैं मूल स्वर। दूसरा हमारे आते हैं संहित या संयुक्त स्वर। संहित या संयुक्त स्वर के अंतर्गत जो हमारे स्वर हैं वो हमारे आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। इसमें ये संयुक्त स्वर किस प्रकार से है? जैसे कि हमारा आ है, ये संयुक्त किस प्रकार से हो गया? ए प्लस ए। इन दो से हमारा ये आ। इसी प्रकार से हमारा बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। तो हम इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे हमारा ए है, ए को हमने ए और ई, ए प्लस ई। और हमारा ऐ है तो ए प्लस ऐ, ए प्लस ऐ। तो ये हमारा बन गया ऐ। इस प्रकार से छात्रों
इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अब हमारे आते हैं प्लुत। प्लुत स्वर के अंतर्गत प्लुत का मतलब होता है ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में अधिक। प्लुत हम उन्हें कहते हैं जिन्हें उच्चारण करने में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर के अंतर्गत हमारा आता है उइम, जिसका उच्चारण करने में हमें अधिक समय लगता है। तो प्लुत का अब प्राय लोप ही हो गया है, क्योंकि इस शब्द का उच्चारण बहुत ही कम किया जाता है। स्वरों के अंतर्गत ए यानी कि अंग से अंगूर जिसे हम बोलते हैं, और आहा से खाली, इन स्वरों को पृथक नहीं गिना जाता, क्योंकि ये ए स्वर में अनुस्वार एवं विसर्ग के योग में आते हैं। जो हमारे अंग से अंगूर है और आहा से खाली, इन्हें हम अलग गिनते नहीं हैं, क्योंकि हमारे स्वर के अंतर्गत ये हमारे दोनों विसर्ग और अनुस्वार का काम करते हैं। इस प्रकार से छात्रों, ये जो थे हमारे स्वर थे, इसमें कुछ स्वर हमारे अर्धसंवर्त हैं, कुछ विवर्त हैं, कुछ अर्धविवर्त हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनको कैसे उच्चारित किया जाता है, वो हम व्यंजन के बाद आपको बताएंगे। छात्रों, संस्कृत वर्णमाला में जैसे हमने स्वर के विषय में अभी चर्चा की है कि स्वर कितने होते हैं। स्वर हमारे 13 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब हम आगे व्यंजन बताते हैं। व्यंजन हमारे कितने, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या हमारी 36 यानी कि 36 होती है। इसमें सबसे पहले हमारा व्यंजन के अंतर्गत आता है कवर्ग। क वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उनको हम कवर्ग बोलते हैं। च वर्ग के अंतर्गत जितने वर्ण आएंगे उनको चवर्ग बोलेंगे। ट वर्ग के अंतर्गत जितने वर्ण आएंगे उनको टवर्ग बोलेंगे। और त वर्ग के अंतर्गत जितने वर्ण आएंगे उनको तवर्ग बोलेंगे। और प वर्ग के अंतर्गत जितने वर्ण आएंगे उनको पवर्ग बोलेंगे। इस प्रकार से इनको कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के से उच्चारित किया जाता है। उसके बाद हमारे आते हैं ये, रे, ले, वे। फिर हमारे तीनों सकार श, श और श, उसके बाद है। फिर अक्षत्रिय, त्रैतिशूल, जयज्ञानी और श्रय सर्विक। तो छात्रों, इसमें हमारे जो हैं ये, रे, ले, वे, ये तीनों हमारे क्या हैं? इनको हम बोलते हैं अंतस्थ वर्ण। क्या बोलते हैं इनको हम? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत इसके पश्चात हमारे जो वर्ण आते हैं वो हमारे आते हैं शे, शे, तीनों सकार यानी कि तालव्य, मूर्धन्य और दंतीय सकार। ये हमारे तीनों सकार है। फिर हमारे जो वर्ण हैं जैसे क्षत्रिय, फिर हमारा है ज्ञानी, उसके बाद हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं त्रैतिशूल, फिर हमारा आता है श्रय सर्विक। इनको हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं। संयुक्त वर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो वर्ण है हमारे अन्य वर्णों के से मिलकर बने हैं, जैसे क और श। क प्लस श बराबर क्षत्रिय। उसके बाद हमारा आता है ज्ञानी। ज्ञानी को हमने जै और ये, इसको हमने जय प्लस ये, जिसको हम आहा खाली भी बोलते हैं। इसको ज्ञानी न बोल करके हमेशा जय पढ़ा जाना चाहिए, जय ज्ञानी। इसके बाद हमारा आता है त्रैतिशूल। त्रैतिशूल को हमने त प्लस र से बनाना। उसके बाद हमारा आता है श्रय सर्विक। श्रय सर्विक श प्लस र, ये हो गया हमारा श्रय सर्विक। इन चारों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
क्योंकि इनका उच्चारण स्थान और प्लस इनको बनाने का तरीका जो है ये संयुक्ताक्षर हैं, जैसे कै और श, जय और य, तय और रे, श और रे, इनसे मिलकर के हमारे ये संयुक्त व्यंजन बने हैं। तो छात्रों, अब इनके हम उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, इनको किस किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है, अब हम इस विषय पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।